दोस्तों नमस्कार। मैं इस वक्त बिहार के सीमांचल में हूं और वहां चुनावी समीकरण समझने की कोशिश कर रहा हूं। उसी के आधार पर आपसे भी वो सारी चीजें शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले बता दूं कि सीमांचल बेसिकली बांग्लादेश बॉर्डर से करीब का इलाका है। यह पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। असम और नेपाल भी यहां से पास हैं। हालांकि बिहार डायरेक्ट बांग्लादेश बॉर्डर से नहीं सटा है, बीच में पश्चिम बंगाल का इलाका आता है। सीमांचल में 4 जिले आते हैं: पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। इनमें 3 और जिले जोड़ दें, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल, तो ये सब मिलकर कोसी सीमांचल कहलाता है। लेकिन मैं इस एपिसोड में सीमांचल के 4 जिलों की बात कर रहा हूं, जिनमें कुल 24 विधानसभा सीटें आती हैं। सीमांचल के इलाके में मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। यहां के 4 जिलों की आबादी की बात करें तो किशनगंज में 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% हिस्सेदारी मुस्लिम समाज की आती है। यही आंकड़े सीमांचल को महत्वपूर्ण बनाते हैं। सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम आबादी के अलावा पिछड़े वर्गों की भी बड़ी हिस्सेदारी है। लंबे समय से यह विपक्ष का प्रभाव क्षेत्र रहा है। 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री के कारण यहां का चुनाव दिलचस्प हो गया था। AIMIM के आने से अल्पसंख्यक वोट बट गया था और बीजेपी इस इलाका में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2020 में सीमांचल की 24 सीटों में से सबसे ज्यादा 8 सीटें बीजेपी जीती थी और 4 सीटें जेडीयू ने जीती थी। इसके अलावा 5 कांग्रेस, 1 सीट आरजेडी और 1 सीट लेफ्ट माले ने जीती थी और 5 सीटें ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जीती थी। हालांकि ओवैसी के 4 विधायकों ने बाद में पाला बदल लिया था और आरजेडी में शामिल हो गए थे। जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो सीमांचल के 24 में से आरजेडी ने 9, जेडीयू ने 5 और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। तो सीमांचल में इस बार के चुनाव में क्या होगा? क्या इस बार बदल जाएगा सीमांचल का गेम या पिछली बार की ही तरह रहेगा? इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। विधानसभा चुनाव इस बार फिर से एक कांटे की टक्कर के रूप में निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और सीमांचल का जो इलाका है जहाँ की एनडीए ने बढ़त ली थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, वो भी एक बार फिर से निर्णायक स्थिति में रहने की संभावना है। और ऐसे स्थिति में जो भाजपा और जदयू का जो अलायंस की जो इम्पैक्ट होगी सीमांचल में, वो देखना होगा कि पटना में किसकी सत्ता वापस आती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक बार फिर से यहाँ पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। महागठबंधन में उनको शामिल नहीं किया गया है और ऐसे स्थिति में जो मुस्लिम डेमोग्राफी का जो इम्पैक्ट है सीमांचल का, वो शायद अगर वोट का विभाजन होता है तो वो एनडीए के पक्ष में जाएगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनको ऐसी उम्मीदें हैं। ओवैसी ने बिहार के सीमांचल इलाके को ही अपनी सियासी प्रयोगशाला बनाया है, क्योंकि यहां की विधानसभा सीटों पर 40 से 70% तक मुस्लिम आबादी है। पिछली बार मुस्लिम वोटों के दम पर ओवैसी ने कांग्रेस और आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया था, जिसमें बीजेपी को अप्रत्याशित लाभ मिला। हालांकि सीमांचल में एक समय कांग्रेस और राजद, राष्ट्रीय जनता दल वाले महागठबंधन का दबदबा रहा है, लेकिन ओवैसी की एंट्री से सीमांचल का गेम बदल गया था। इस बार कांग्रेस और आरजेडी ने जिस तरह से सीमांचल पर फोकस किया है, उससे विधानसभा का चुनावी माहौल काफी गर्मा गया है और काफी रोचक भी हो गया है। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए सीमांचल को साधने का दांव चला था। सीमांचल में वोटर लिस्ट रिवीजन
एक बड़ा मुद्दा रहा है। राहुल ने अपनी यात्रा के जरिए सीमांचल के 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटों को कवर किया था, जिसमें कटिहार का बरारी, कोढ़ा और कटिहार, कदवा, जबकि पूर्णिया का कसबा, पूर्णिया सदर और अररिया का अररिया और नरपतगंज शामिल है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 1 महीने पहले पूर्णिया आए थे और उन्होंने एयरपोर्ट समेत इस इलाके को 40,000 करोड़ की सौगात दी थी। इससे जाहिर होता है सीमांचल सबकी प्रायोरिटी पर है। सीमांचल के 4 जिलों कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज की सियासत जातीय और धार्मिक समीकरणों पर आधारित है। जैसा मैंने पहले भी बताया और फिर दोहराता हूं कि सीमांचल में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। किशनगंज में 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है, जो इन सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट दलों की कोशिश मुस्लिम, दलित और यादव वोटों की सियासी समीकरण बनाने की है। ओवैसी ने 2020 में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करके चौंकाने वाले नतीजे दिए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को मिली 5 सीटें सीमांचल से ही आई थीं। इस बार भी ये पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। इस बार एआईएमआईएम ने पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है। एआईएमआईएम के नेता अख्तरुल इमाम को अमौर सीट से दोबारा मैदान में उतारा गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पिछली बार सीमांचल के इलाके की 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 5 सीटों पर जीत दर्ज करके कामयाब रहे। हालांकि बाद में उनके 4 विधायकों ने एमआईएमआईएम छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर ली थी। एआईएमआईएम ने अपने मौजूदा विधायक अख्तरुल इमाम को अमौर से टिकट देने के साथ 4 बार के पूर्व विधायक तौसीफ आलम को बहादुरगंज सीट से उम्मीदवार बनाया है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी इस इलाके में अपनी पहुंच बनाने में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी भी दलितों और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के वोटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का गृह जिला किशनगंज होने के कारण भाजपा की जीत हार पर यहां की सियासत का खासा ध्यान है। इस बार के विधानसभा चुनाव में सीमांचल एक महत्वपूर्ण रणभूमि साबित हो सकता है, जहां मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, एआईएमआईएम का सियासी प्रभाव और एनडीए की जातीय रणनीति चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या 2020 की तरह नतीजे आएंगे? अब आइए इस बार दोनों गठबंधन की तैयारियों की बात करते हैं। सीमांचल क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए और इंडी अलायंस, जिसको इंडिया गठबंधन, दोनों ही अपने पुराने और जाने पहचाने नेताओं पर दांव खेल रहे हैं। दोनों ही गठबंधन उम्मीद कर रहे हैं कि इस अनुभवी नेताओं के चेहरे पर जनता का भरोसा जमेगा और उनके उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। पार्टी नेताओं का मानना है कि ये दिग्गज नेता मतदाताओं को प्रभावित करेंगे और बाकी उम्मीदवारों की जीत की राह आसान बनाएंगे। पहले एनडीए की बात करते हैं। एनडीए की ओर से जेडीयू ने 5 बार की विधायक और मंत्री लेसी सिंह को धमदाहा से मैदान में उतारा है। वहीं 3 बार की विधायक मंजर आलम जो कि हाट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व सांसद और 1 बार की विधायक दुलाल चंद गोस्वामी कदवा सीट से, पूर्व बीजेपी विधायक सबा जफर अमौर सीट से जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल ठाकुरगंज से मैदान में है। इसके अलावा 2 बार के विधायक अचमित ऋषिदेव रानीगंज सीट से चुनावी मैदान में है। बीजेपी की ओर से पूर्व उप मुख्यमंत्री और 4 बार के विधायक तारकिशोर प्रसाद कटिहार सदर से उम्मीदवार हैं।
5 बार के विधायक और पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि बनमनखी से, 2 बार के विधायक विजय कुमार खेमका पूर्णिया से, 2 बार के विधायक विद्यासागर केसरी फारबिसगंज से, 2 बार के विधायक विजय कुमार मंडल सिकटी से लड़ रहे हैं और ये सभी अनुभवी नेता हैं। इनके अलावा प्राणपुर से लड़ रही निशा सिंह और कोढ़ा से लड़ रही कविता देवी भी एक बार की विधायक हैं। उनके पति भी पहले विधायक रह चुके हैं। पूर्व विधायक देवंती यादव भी नरपतगंज से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। एलजेपी रामविलास ने कस्बा विधानसभा से नितेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। नितेश पहली बार चुनाव मैदान में हैं और रियल एस्टेट कारोबारी हैं और पूर्णिया में इनका होटल कारोबार भी है। एनडीए ने बहुत हद तक अपने बागी उम्मीदवारों को बैठाने में सफलता पा ली है। दूसरी ओर इंडिया अलायंस की बात करें तो आरजेडी और कांग्रेस 10-10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी ने 6 बार के विधायक और जाने माने समाजवादी नेता अब्दुस सुभान को पूर्णिया के बैंसी से टिकट दिया है। 5 बार की विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती रुपौली से आरजेडी की प्रमुख उम्मीदवार हैं। हालांकि बीमा भारती के पति भवानीपुर के पूर्व मंडल प्रमुख अवधेश मंडल और उनके पुत्र राजा कुमार अभी गोपाल यादुका मर्डर केस मामले में पूर्णिया जेल में बंद हैं। बिहार के पूर्णिया जिले के भवानीपुर के चर्चित हार्डवेयर व्यापारी गोपाल यादुका हत्याकांड पिछले वर्ष 2 जून को हुई थी। बाद में घटना के मुख्य आरोपी बीमा भारती के पुत्र राजा कुमार ने पूर्णिया न्यायालय में सरेंडर कर दिया था। इससे पूर्व राजा कुमार के पिता एवं अवधेश मंडल ने इसी मामले में पहले ही पुलिस के बढ़ते दबाव को देखते हुए कोर्ट में सरेंडर किया था। धमदाहा सीट से आरजेडी ने 2 बार के पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। एआईएमआईएम के 4 विधायक जो आरजेडी में शामिल हुए थे उनमें से केवल शाहनवाज आलम को ही टिकट मिला है, वो जोकीहाट सीट से लड़ रहे हैं। अन्य आरजेडी उम्मीदवारों में 1 बार के विधायक सौद आलम ठाकुरगंज से और 2 बार के विधायक मुजाहिद आलम कोच धामन से मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से 6 बार के विधायक अब्दुल जलील मस्तान प्रमुख उम्मीदवार हैं, वो अमौर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता और 2 बार के विधायक शकील अहमद खान भी मैदान में हैं। 3 बार के विधायक मनोहर प्रसाद सिंह मनिहारी सीट से, 1 बार की विधायक पूनम पासवान कोढ़ा सीट से, 2 बार के विधायक अबिदुर रहमान अररिया सीट से और प्रोफेसर मुसब्बिर बहादुरगंज सीट से कांग्रेस के प्रमुख चेहरे हैं। किशनगंज सीट से पूर्व विधायक कमरुल होदा भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों गठबंधन ये रणनीति इसलिए अपना रहे हैं ताकि पुराने नेताओं के प्रभाव का फायदा उठाया जा सके। सीमांचल क्षेत्र की अपनी खास पहचान है और यहां के मतदाता अक्सर अपने परिचित चेहरों को देखकर ही वोट देते हैं। इसलिए दोनों ही गठबंधन इस बार अपने सबसे अनुभवी नेताओं को आगे कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये पुराने चेहरे जनता का भरोसा जीतने में कामयाब होते हैं या फिर कोई नया समीकरण बनता है। बिहार में चुनाव बीजेपी प्लस या बीजेपी माइनस वोटर होता है। इसे यूं भी कह सकते हैं लालू प्लस या लालू माइनस होता है। हां, नीतीश फैक्टर भी जरूर काम करता है, मगर वो इन वोटों में अपने वोट जोड़कर सत्ता की चाबी बन जाता है। इसलिए सीमांचल में बीजेपी जेडीयू ही नहीं, आरजेडी से लेकर कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। तो इस एपिसोड में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।